हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज की अपने इस क्लास में मैं आपको आपके चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। देखो बच्चों, विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के आपसी संबंधों व उपयोगों का अध्ययन होता है। ये इसकी परिभाषा होगी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के संबंधों तथा इनके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है विद्युत रसायन, आप इसको 3 भागों में बांट करके अध्ययन करोगे। जो पहला भाग है, हम इसमें पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल ये हमारा पहला भाग होगा। इसका जो दूसरा भाग है उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन के बारे में। विद्युत अपघटन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और जो इसका तीसरा और अंतिम भाग होगा, इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्यों में विद्युत का चालन। विद्युत अपघट्यों में विद्युत का चालन। तो अपने इस चैप्टर को हम इन 3 भागों में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गैल्वेनिक सेल के बारे में। और देखिए, जो गैल्वेनिक सेल है इसके बारे में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो हमारे पास एक टॉपिक आएगा विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो देखिए, आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे विद्युत रासायनिक सेल को। देखिए, आपको कहना होगा कि यह एक युक्ति है। युक्ति मीन्स डिवाइस। यह एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। परिवर्तित कर सकती है। ठीक है बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? ये एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में व रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है।
अब देखिए बच्चों, जो ये विद्युत रासायनिक सेल है, ये दो प्रकार का होता है। जो विद्युत रासायनिक सेल है ये दो प्रकार का होता है बच्चों। तो इसमें से एक को हम कहते हैं गैल्वनी सेल, गैल्वनी सेल, और दूसरे को हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। देखो बच्चों, जो ये गैल्वेनिक सेल है इसको हम वोल्टीय सेल भी कह देते हैं, वोल्टीय सेल। और जो विद्युत अपघटनी सेल है इसको वोल्टामीटर भी कहते हैं, वोल्टामीटर। अब ये जो दोनों सेल हैं ये विद्युत रासायनिक सेल के दो प्रकार हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग कार्य करते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे वोल्टीय सेल की या गैल्वेनिक सेल की, तो हम कहेंगे एक ऐसी युक्ति मैंने आपको बताया था ना कि डिवाइस, एक ऐसी युक्ति जो किसी स्वतः का मतलब होता है जो अपने आप हो सकती हो, अप्रत्यक्ष स्वतः अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। तो देखिए, ये इसकी परिभाषा हुई। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि गैल्वेनी या वोल्टीय सेल से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसमें ये परिभाषा देनी है कि एक ऐसी युक्ति जो किसी स्वतः अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाली रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है, गैल्वेनी सेल कहलाती है। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए, यहां पर तीन ऐसे शब्द प्रयोग हुए हैं जो आपको ज्ञात होने चाहिए। एक शब्द है रेडॉक्स अभिक्रिया, एक शब्द है अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया, और एक शब्द है स्वतः अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया साथ साथ चलती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया साथ साथ चलती है। आपने कक्षा 11 में इनके ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, रेडॉक्स अभिक्रिया के ऊपर। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन
दोनों की क्रिया साथ साथ चलती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, यदि ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रियाएं अलग अलग स्थानों पर हो रही हों, यानी अलग अलग पात्रों में हो रही हों, तो इसको अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। देखिए, अगर ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक ही पात्र में हो रही हैं तो आप इसको कहेंगे प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन अगर ऑक्सीकरण की क्रिया अलग पात्र में हो रही है, अपचयन की क्रिया अलग पात्र में हो रही है, तो आप इसे कहेंगे अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया। और यदि कोई रेडॉक्स अभिक्रिया बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं हो सकती हो तो इसको स्वतः परक्रम कहते हैं। तो इस प्रकार यदि कोई रेडॉक्स अभिक्रिया जो स्वतः होती है तथा उसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रियाएं अलग अलग पात्रों में होती हैं तो आप कह सकते हैं कि ये स्वतः अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो क्या बच्चों, आपको ये बात समझ में आई? देखिए, इस तरह का जो गैल्वेनिक सेल है इसका जो सबसे साधारण उदाहरण होगा वो डैनियल सेल के नाम से जाना जाता है। डैनियल सेल, ठीक है ना। यदि आप इसके अलावा और उदाहरण देना चाहते हैं तो जो शुष्क सेल है, जो आप घड़ी में या मोबाइल के रिमोट में या खिलौनों में जो प्रयोग करते हैं वो भी गैल्वेनिक सेल है। इसके अलावा आपके घरों में जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसमें जो बैटरी यूज होती है, सीसा संचायक सेल, वो भी एक गैल्वेनिक सेल है। तो देखिए बच्चों, पहले मैं आपसे बात करूंगा इसी गैल्वेनिक सेल के बारे में। जो विद्युत अपघटनी सेल है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल की बनावट, और इसके लिए हम उदाहरण लेंगे डैनियल सेल का। डैनियल सेल, क्योंकि ये सबसे सिंपल गैल्वेनिक सेल होती है, तो गैल्वेनिक सेल की बनावट को समझने के लिए हम डैनियल सेल का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, जो डैनियल सेल है, अगर आप इसकी बनावट की बात करें तो आपके पास दो अलग अलग पात्र होंगे। जो पहला पात्र है इसमें जिंक धातु से बनी हुई एक रोड जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डूबी हुई होगी। ये जिंक सल्फेट का जलीय विलयन है। दूसरे पात्र में कॉपर की एक रोड होगी जिसको कॉपर सल्फेट विलयन में डिप किया हुआ है। ये कॉपर सल्फेट है। अब इन दोनों पात्र को आपस में जोड़ने के लिए हम एक कुंजी का प्रयोग करेंगे जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। और जो विद्युत धारा है इसको नापने के लिए एक गैल्वेनोमीटर होगा और विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए एक बाह्य परिपथ होगा। देखिए, दो पात्र हैं जिनमें से पहले पात्र में जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट में डुबोया गया है और इसको हम कहते हैं एनोड अर्ध सेल।
एनोड अर्ध सेल। दूसरे पात्र में एक कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया हुआ है और इसको हम नाम देंगे कैथोड अर्ध सेल। ठीक है। अब देखिए, परिपथ को पूरा करने के लिए एक इन्वर्टेड यानी उल्टे यू आकार की एक ट्यूब होगी जिसमें कोई अक्रिय विद्युत अपघट्य भरा हुआ होगा एक जेल की हेल्प से, और इसको नाम दिया जाएगा लवण सेतु। लवण सेतु। ठीक है। तो देखिए, ये किसी गैल्वेनिक सेल की बनावट है। अब हम देखेंगे कि ये गैल्वेनिक सेल कैसे कार्य करती है। देखिए, जब आप इस कुंजी को दबा देंगे तो परिपथ पूरा हो जाएगा, सेल कार्य करने लगेगा, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होने लगेंगी और पहली रासायनिक अभिक्रिया एनोड पर होगी। जो पहली रासायनिक अभिक्रिया होगी वो एनोड पर होगी और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। आप ध्यान देंगे कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। देखिए, यहाँ क्या होगा कि जो जिंक धातु है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी और स्वयं को जिंक आयन में परिवर्तित कर लेगी। ये इनको जिंक आयन में परिवर्तित कर लेगी और वो जिंक आयन यहाँ इस पात्र के अंदर आना शुरू कर देंगे। अब इसी तरह दूसरी अभिक्रिया कैथोड पर होगी और कैथोड पर हमेशा अपचयन की क्रिया होगी। अपचयन। देखिए, कैथोड पर क्या होगा कि इस विलयन के अंदर जो कॉपर आयन उपस्थित हैं वे कॉपर आयन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और अपने आप को कॉपर धातु में परिवर्तित कर देंगे। ये अभिक्रिया होगी जब कोई गैल्वेनिक सेल काम करती है। अब देखिए, यदि आप इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास अभिक्रिया बचेगी जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड। तो जब डैनियल सेल में रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो आपको एक नेट सेल अभिक्रिया मिलेगी जिसमें जिंक ऑक्सीकृत हो जाएंगे जिंक आयन में और कॉपर आयन अपचयित हो जाएंगे कॉपर आयन में। ठीक है ना। तो ये इस गैल्वेनिक सेल की बनावट हुई और गैल्वेनिक सेल की जो कार्य विधि है ये हुई। अब देखिए, अब हम ये समझेंगे कि जो लवण सेतु हमने प्रयोग किया उसका क्या कार्य है। लवण सेतु, इसका क्या कार्य है। देखिए, यहाँ जो लवण सेतु है ये 2 कार्य पूरे करता है। पहला कार्य है कि ये परिपथ को पूरा करता है। परिपथ
को पूरा करता है। ठीक है, ये इसका पहला कार्य है। अब दूसरा कार्य क्या है कि यह सेल को उदासीन बनाए रखता है। देखिए ये क्या काम करेगा, ये सेल को उदासीन बनाकर रखेगा। यह सेल को उदासीन बनाए रखता है। देखिए अगर सेल उदासीन नहीं होगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए यदि सेल उदासीन नहीं होगा तो सेल कार्य करना बंद कर देगा। देखिए कैसे कर देगा, मैं आपको एक चित्र की हेल्प से आपको समझाता हूँ। देखिए ये वो दो अर्ध सेल है, इसमें जिंक धातु है और इसमें कॉपर धातु है। ये कॉपर है और ये जिंक धातु है। और इसके अंदर कौन से आयन है, इसके अंदर जिंक आयन है। इसके अंदर कौन से आयन है, इसके अंदर कॉपर आयन है। और साथ में यहाँ सल्फेट आयन भी है, यहाँ भी सल्फेट आयन है। देखिए आप इसको समझ लीजिए कि जब जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर अपने आप को जिंक आयन में परिवर्तित कर लेता है तो विलयन के अंदर जिंक आयन की सांद्रता एकदम से बढ़ने लगती है। इसका परिणाम क्या होगा कि ये सारा विलयन धनात्मक हो जाएगा। ये सारा विलयन धनात्मक हो जाएगा क्योंकि जिंक आयन्स इसके अंदर आने लगे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब आप और जिंक आयन इसके अंदर भेजना चाहेंगे तो पहले से उपस्थित धनात्मक आयन इसको प्रतिकर्षित कर देगा, यानी लेने से मना कर देगा। इससे क्या होगा कि उन जिंक आयन्स को वापस जाना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उन्होंने निष्कासित किए थे वो वापस लेने पड़ेंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था वो रुक जाएगा और इसका परिणाम क्या होगा, सेल काम करना बंद कर देगा। तो ऐसी स्थिति में जो सॉल्ट ब्रिज यानी जो लवण सेतु है ये अपने अंदर से ऋणात्मक आयनों को निकालने लगेगा। मान लीजिए इसके अंदर KCl भरा हुआ है तो ये अपने अंदर से Cl आयनों को बाहर निकालना प्रारंभ कर देगा और ये Cl आयन जो जिंक आयन की वजह से धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया था उसको समाप्त कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा धनात्मक आयन उत्पन्न हुआ था उसको समाप्त कर देंगे। तो जिंक आयन एक बार फिर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करने लगेगा। तो इस तरह से ये लवण सेतु एनोड हाफ सेल का विद्युत उदासीन प्रकृति को बनाए रखता है। अब ऐसा ही इधर होगा। देखिए यहाँ क्या है कि जितने कॉपर आयन हैं उतने सल्फेट आयन हैं, ये विद्युत उदासीन है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स इस सेल के अंदर आने लगेंगे तो कॉपर आयन की कमी होने लगेगी क्योंकि कॉपर आयन धातु बन करके यहाँ से समाप्त होने लगेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ऋण आवेश बहुत अधिक हो जाएगा और ये एनोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को लेना बंद कर देगा जिससे सेल कार्य करना बंद कर देगा। तो ऐसी स्थिति आने पर ये लवण सेतु
अपने धनात्मक आयनों को निष्कासित करेगा विलयन के अंदर, जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को समाप्त कर देंगे, और इस तरह से सेल एक बार फिर काम करने लगेगा। तो देखिए, ये लवण सेतु का कार्य है। ये एक तो परिपथ को पूरा करता है और दूसरा यह सेल को उदासीन बनाए रखता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखिए, अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि किसी गैल्वनी सेल को निरूपित कैसे करते हैं। गैल्वनी सेल का निरूपण, जो गैल्वेनिक सेल है इसका निरूपण कैसे किया जाएगा। देखिए, इसके लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, इन्होंने कुछ नियम बनाए हुए हैं और उन्हीं नियम के आधार पर हम किसी गैल्वेनी सेल का निरूपण कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने पहला नियम क्या बनाया। इन्होंने पहला नियम ये बनाया कि हमेशा एनोड को बाएं हाथ पर यानी लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा जाएगा और कैथोड को राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ पर ही लिखा जाएगा। एक नियम हो गया। दूसरा नियम इन्होंने बताया कि जो लवण सेतु है, लवण सेतु, आप इसको सदैव दो खड़ी रेखाओं से दिखाएंगे। ये जो दो खड़ी रेखाएं हैं ये एक लवण सेतु को निरूपित करेंगी और इसके लेफ्ट यानी बाएं साइड में हमेशा एनोड होगा और इसके दाएं साइड में हमेशा कैथोड होगा। ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड है, राइट हैंड साइड में हमेशा कैथोड है। दो बातें समझ में आ गई। जो तीसरा नियम इन्होंने बनाया कि कोई भी सेल एनोड से, जो एनोड की धातु है उससे प्रारंभ होगा और जो कैथोड की धातु है उससे समाप्त होगा। कोई भी जो गैल्वेनिक सेल है वो हमेशा एनोड की धातु से समाप्त होगा और कैथोड की धातु पर खत्म होगा। ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई। अब चौथी बात इन्होंने बताई कि जो एनोड की धातु है और उसका आयन है। देखिए, एनोड में क्या होगा, एनोड में एक धातु होगी और उस धातु को उसके आयन में डुबाया होगा। ऐसे ही कैथोड की एक धातु होगी और इसको भी इसके आयन में डुबाया होगा। तो नियम ये बताया गया कि जो एनोड की धातु है इसको अपने आयन से अलग रखने के लिए एक सिंगल वर्टिकल लाइन बनाई जाएगी। यानी यहाँ पर एनोड की धातु होगी। देखिए, ये एनोड की धातु है, जैसे डैनियल सेल में जिंक थी, और यहाँ पर उस धातु का आयन होगा जैसे कि जिंक आयन। इसी तरह कैथोड को उसके आयन से अलग करने के लिए एक सिंगल वर्टिकल लाइन बनाई जाएगी। देखिए, यहाँ लास्ट में क्या आएगा, कैथोड की धातु, यहाँ पर कैथोड की धातु होगी और यहाँ पर धातु आयन होगा, धातु आयन। ठीक है ना। अब देखिए, यदि अगर मैं इनके बीच में साल्ट ब्रिज लगा दूं तो पहले क्या आएगा, एनोड की धातु, फिर एक वर्टिकल लाइन आएगी, फिर धातु का आयन आएगा, साल्ट ब्रिज होगा, फिर धातु का आयन होगा और फिर कैथोड की धातु होगी।
अब इसमें पांचवा नियम ये बनाया गया कि जो धातु आयन हैं इनकी सांद्रता धातु आयन को लिखने के तुरंत बाद ब्रैकेट में लिखी जाएगी। जैसे इसकी यहाँ आएगी इसके बाद, और ये एनोड की यहाँ आएगी इसके बाद। तो देखिए, अगर हम पूरा इसको बनाने की कोशिश करें तो पहले एनोड धातु आएगी, फिर एक सिंगल वर्टिकल लाइन आएगी, फिर धातु आयन आएगा, ठीक है, फिर इसकी सांद्रता आएगी, जो भी इसकी सांद्रता होगी, फिर सॉल्ट ब्रिज आएगा यानी लवण सेतु, फिर कैथोड धातु आयन आएगा, कैथोड धातु आयन, फिर इसकी सांद्रता आएगी, फिर एक सिंगल वर्टिकल लाइन आएगी, और उसके बाद कैथोड की धातु आएगी, कैथोड धातु। देखिए, ये नियम हैं जिनसे आप किसी गैल्वेनिक सेल का निरूपण कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं डैनियल सेल का ही उदाहरण लेता हूं कि हम डैनियल सेल को किस तरह निरूपित कर सकते हैं। अब देखिए, डैनियल सेल का एनोड जिंक धातु से बना हुआ होता है। तो सबसे पहले ये आ गया, इसके बाद जो जिंक आयन हैं ये आ गए। अब इनकी जो भी सांद्रता हो, मान लीजिए कि वो 1 मोलर है तो सांद्रता भी आ गई। इसके बाद लवण सेतु आ गया, इसके बाद कैथोड धातु आयन आ गए, इसके बाद उनकी सांद्रता आ गई जो भी हो, और उसके बाद जो कैथोड धातु है ये आ गई। देखिए, इसको कहते हैं किसी गैल्वेनिक सेल का निरूपण। तो देखिए बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और जो भी बातें आपको इसमें बताई गई हैं इनको अच्छे से समझना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा चैनल डाउन जा रहा है। तो आपसे ये अपेक्षा है कि यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए, और इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है ना बच्चों? तो लाइक्स पर और कमेंट्स पर ध्यान दीजिए, इनके बिना चैनल डाउन हो जाएगा और फिर आगे आपके लिए वीडियो बनाना कठिन हो जाएगा।